आज हम जॉन ग्रिशम के एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास द विडोज वेल्थ एंड द वेवर्ड लॉयर के एक हिस्से में गहराई से उतरने वाले हैं। हमारे पास कहानी का पहला अध्याय है और इसमें एक वकील है जो अपने काम से, अपनी जिंदगी से, मतलब लगभग हर चीज से तंग आ चुका है। और फिर अचानक उसकी दुनिया में एक 85 साल की महिला की एंट्री होती है। हाँ, एक सीधी साधी वसीयत बनवाने के लिए। पहली नजर में तो ये एक रोज का उबाऊ मामला ही लगता है, लेकिन यही तो ग्रिशम की खासियत है। वो एक साधारण सी दिखने वाली स्थिति लेते हैं और उसे एक बहुत बड़े रहस्य और नैतिक दुविधा के जाल में बदल देते हैं। सही बात है। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि कैसे कुछ ही मिनटों में एक $25 का कानूनी काम $20 मिलियन के एक खतरनाक खेल में बदल जाता है। बिल्कुल। हम किरदारों की मानसिकता और उनके जो बदलते इरादे हैं उन्हें परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए कहानी के मुख्य किरदार से शुरू करते हैं। वकील साइमन एफ स्लैच। 18 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है उसकी। हाँ, और वो एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ उसे अपने काम से नफरत हो चुकी है। दिवालियापन, नशे में गाड़ी चलाने के मामले, छोटे मोटे झगड़े, मतलब उसकी दुनिया इन्हीं चीजों में सिमट कर रह गई है। और अमीर बनने के जो सपने उसने कभी देखे थे वो तो कब के टूट चुके हैं। ये सिर्फ बोरियत नहीं है, ये एक गहरा मोहभंग है। जब कोई पेशेवर अपने काम का जुनून खो देता है तो वो बस एक मशीन की तरह काम करने लगता है। साइमन के लिए कानून अब कोई न्याय या मदद का जरिया नहीं है, बल्कि बस गुजारा करने का एक थकाऊ तरीका बन गया है। तो जब उसके पास कोई बुजुर्ग क्लाइंट आता है एक साधारण वसीयत बनवाने, तो उसकी आंखों में डॉलर का निशान चमकता है। आसान काम के $250। और मजेदार बात तो ये है कि वो खुद जानता है कि ये फीस ज्यादा है। बिल्कुल, वो सोचता है कि यही काम तो इंटरनेट पर मुफ्त में भी हो सकता है। और असल में तो ज्यादातर काम उसकी सेक्रेटरी मटिल्डा ही करती है। साइमन तो बस कुछ खाली जगहों को भरता है और दस्तखत कर देता है। तो ये बात शुरुआत में ही उसके नैतिक पैमाने को हमारे सामने रख देती है ना? हाँ बिल्कुल। वो इस हद तक उदासीन हो चुका है कि वो अपने क्लाइंट्स को ये बताने की भी जहमत नहीं उठाता कि शायद उन्हें वसीयत की जरूरत ही नहीं है। वो बस एक रूटीन में फंसा हुआ है, दिन काट रहा है और आसान पैसा बनाने के मौके तलाश रहा है। तो एक तरफ साइमन अपनी इस बोरियत से जूझ रहा है और दूसरी तरफ उसके ऑफिस में एक फोन आता है जो उसकी पूरी दुनिया पलटने वाला है। 85 साल की एलेनोर बार्नेट का। हाँ, एक विधवा जो अकेले रहती हैं और उनके कोई बच्चे भी नहीं हैं। साइमन के लिए ये एक और आसान केस की तरह ही लगता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प किरदार की एंट्री होती है, साइमन की सेक्रेटरी मटिल्डा। वो सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं है। नहीं, वो साइमन के ऑफिस की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। वो फोन पर बात करते करते और थोड़ी सी ऑनलाइन खोजबीन करके ही श्रीमती बार्नेट के बारे में काफी कुछ पता लगा लेती है। जैसे कि उनके घर पर कोई कर्ज नहीं है, और ये भी कि उनके दूसरे पति के 2 सौतेले बेटे हैं जिनसे वो सख्त नफरत करती हैं। और एक बेटे का तो आपराधिक रिकॉर्ड भी है, क्लाइड कोरेसैक। हाँ, नशीले पदार्थ बेचने के जुर्म में जेल भी जा चुका है। मटिल्डा का किरदार कितना कुशल है ना? मतलब लोगों को पहचानने में माहिर है। बहुत ज्यादा। वो तो क्लाइंट्स को उनके कपों से भी परखती है। अच्छा। हाँ। आम क्लाइंट्स को कागज के कप में कॉफी और श्रीमती बार्नेट जैसी पुरानी अमीर महिलाओं को बढ़िया चीनी मिट्टी के कप में। बिल्कुल। वो एक तरह से साइमन के लिए दरवाजे पर खड़ी पहरेदार भी है और जानकारी का स्रोत भी। खैर, जब श्रीमती बार्नेट ऑफिस पहुंचती हैं तो साइमन का एक ही लक्ष्य है, आधे घंटे में इनसे निपटकर इन्हें बाहर भेजना। हाँ, और वो अपनी पुरानी तरकीब अपनाता है, बुजुर्ग महिलाओं के साथ मीठी मीठी बातें करना, उनकी तारीफ करना। वो उनके हार की तारीफ करता है। लेकिन बातचीत उस दिशा में नहीं जाती जिसकी साइमन को उम्मीद थी। नहीं, श्रीमती बार्नेट सिर्फ एक नई वसीयत नहीं बनवाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि वो साइमन को धोखाधड़ी से बचने के लिए एक रिटेनर पर रखना चाहती हैं, यानी एक एडवांस फीस। हाँ, ताकि जब भी उन्हें जरूरत हो साइमन उनके लिए मौजूद रहे। ये सुनकर साइमन पहले तो चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि एक और बुजुर्ग क्लाइंट मिल गई जो उसे बार बार फोन करके परेशान करेगी। लेकिन फिर उसके दिमाग में लालच की घंटी बजती है। वो सोचता है $1000 का रिटेनर बुरा नहीं है। परेशानी से ज्यादा उसे पैसे की चिंता है। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। जब साइमन उनकी संपत्ति के बारे में पूछता है तो वो अपने अनुभव के आधार पर मान लेता है कि उनका $280,000 का घर ही उनकी सबसे बड़ी जमा पूंजी होगी। लेकिन श्रीमती बार्नेट बड़ी शांति से कहती हैं, मेरे मामले में ऐसा नहीं है। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन इसमें एक तूफान छिपा है। ये कहानी का पहला बड़ा संकेत है कि जो दिखा है वो सच नहीं है। और फिर वो राज खोलता है। वो बताती हैं कि उनके दिवंगत पति हैरी कोका कोला के एक मामूली सेल्स प्रतिनिधि थे,
लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी और वॉलमार्ट के शेयर खरीदे। और उन्हें कभी नहीं बेचा? कभी नहीं। वो बताती हैं कि हैरी को इस बात में बड़ा मजा आता था कि वे एक साधारण से घर में रहते थे और किसी को भनक तक नहीं थी कि वे करोड़पति हैं। एक मिनट, तो कितनी दौलत की बात हो रही है यहाँ? श्रीमती बार्नेट बताती हैं कि उन शेयरों की कीमत आज $16 मिलियन से ज्यादा है। क्या? हाँ, 10 मिलियन कोका कोला में और 6 मिलियन वॉलमार्ट में। $16 मिलियन? मतलब ये महिला जो एक साधारण वसीयत बनवाने आई थी, असल में शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक है। उस एक पल में साइमन के दिमाग में क्या चल रहा होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। बिल्कुल। कहानी में लिखा है कि वो बाहर से शांत और पेशेवर दिखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में उसकी लिखावट इतनी खराब हो जाती है कि कोई पढ़ ना सके। अच्छा, जब साइमन डिविडेंड के बारे में पूछता है, शेयरों पर मिलने वाला मुनाफा, हाँ, तो पता चलता है कि सिर्फ कोका कोला के डिविडेंड से ही उन्हें सालाना $4 लाख से ज्यादा की आमदनी होती है। और इस आमदनी की वजह से उनके बैंक खाते में लगभग $4 मिलियन नकद जमा है। तो कुल संपत्ति हुई $20 मिलियन से भी ज्यादा। हाँ, और ये सारी नकदी अटलांटा के एक बैंक में है, क्योंकि उनके पति हैरी को स्थानीय बैंकों पर भरोसा नहीं था। उन्हें डर था कि छोटे शहर में बात फैल जाएगी। वो अपनी दौलत को लेकर बहुत गुप्त रहते थे। $20 मिलियन, एक ऐसा केस साइमन की झोली में आ गिरा है जिसका उसने सिर्फ सपना देखा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस पूरे संपत्ति का वारिस कौन होगा? हाँ, और यहीं पर कहानी में एक और वकील की एंट्री होती है। श्रीमती बार्नेट, जिन्हें साइमन अब ज्यादा अपनापन दिखाने के लिए नेटी कहने लगा है, बताती हैं कि उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही एक दूसरे वकील वैली थैकरमन से एक वसीयत बनवाई है। और उस वसीयत में एक बहुत बड़ी नैतिक गड़बड़ी है। क्या? नेटी ने अपनी सारी संपत्ति वैली थैकरमन के नाम पर बने एक ट्रस्ट में डाल दी है। योजना यह है कि नेटी की मृत्यु के बाद थैकरमन ये सारा पैसा उसकी पसंदीदा चैरिटी को दान कर देगा। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि नेटी की कोई पसंदीदा चैरिटी है ही नहीं। उसका चैरिटी के साथ एक बहुत बुरा अनुभव रहा है, और वो भी स्पाइडर मंकी ट्रस्ट नाम की किसी संस्था के साथ, जिसने उससे $11,000 ठग लिए थे। स्पाइडर मंकी ट्रस्ट, ये नाम ही अपने आप में एक चेतावनी है। ऐसा लगता है जैसे कोई मजाक हो। सही बात है। लेकिन ये हमें नेटी के बारे में एक बहुत जरूरी बात बताता है। वो कितनी भोली हैं और आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेती हैं। और यही भोलापन उन्हें थैकरमैन जैसे वकीलों का आसान शिकार बनाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि $20 मिलियन की पूरी संपत्ति का नियंत्रण वकील थैकरमैन के हाथों में चला जाएगा। और उसे किसी को जवाब भी नहीं देना होगा। साइमन तुरंत समझ जाता है कि ये कितना बड़ा धोखा है। एक वकील अपने क्लाइंट की वसीयत में खुद को इस तरह से लाभार्थी नहीं बना सकता, खासकर जब उस पैसे का कोई साफ दिशा निर्देश न हो। इसके लिए तो थैकरमैन का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। और यहीं पर साइमन का असली दिमाग चलना शुरू होता है। अब वो उबावा वकील नहीं है। नहीं, वो एक शिकारी बन गया है जिसने अपने शिकार को देख लिया है। वो नेटी से पूछता है कि क्या वो थैकरमैन पे भरोसा करती हैं, और फिर बड़ी चालाकी से कहता है कि वो खुद भी थैकरमैन पे पूरी तरह भरोसा नहीं करता। वो थैकरमैन को एक खलनायक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। और अब उसका दिमाग सिर्फ वसीयत बनाने पर नहीं है, बल्कि इस पूरे खेल को अपने हाथ में लेने पर लगा है। उसके दिमाग में रिटेनर की रकम अब बढ़कर $10,000 हो चुकी है। वो समझ गया है कि ये उसकी जिंदगी बदलने का मौका है। बिल्कुल। वो तुरंत नेटी का भरोसा जीतने के लिए एक योजना बनाता है। वो उसे अपने ऑफिस से बाहर स्टारबक्स में मिलने का सुझाव देता है। ये एक बहुत सोची समझी चाल है। हाँ, वो उसे अपने ऑफिस के औपचारिक माहौल से दूर एक अनौपचारिक जगह पर ले जाना चाहता है, जहां वो उसे और ज्यादा प्रभावित कर सके। और फिर वो एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो घिनौना झूठ बोलता है। वो नेटी से कहता है कि उसकी सेक्रेटरी मैटिल्डा बहुत बातूनी है और उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, इसलिए उन्हें ये मामला उससे गुप्त रखना होगा। ये कितना बड़ा धोखा है। हमने अभी देखा कि मैटिल्डा कितनी पेशेवर और कुशल है। वही तो। लेकिन साइमन उसे एक अविश्वसनीय कर्मचारी के रूप में दिखाता है, ताकि वो नेटी को पूरी तरह से अलग थलग कर सके। वो चाहता है कि नेटी सिर्फ और सिर्फ उस पर निर्भर हो जाए। वो सिर्फ नेटी से ही झूठ नहीं बोलता, जब नेटी चली जाती है तो वो अपनी वफादार सेक्रेटरी मैटिल्डा को भी धोखे में रखता है। अच्छा, वो क्या कहता है? मैटिल्डा पूछती है कि क्या वो वसीयत तैयार कर दे, तो साइमन कहता है कि मामला रुक गया है क्योंकि क्लाइंट शायद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। क्या बात है। हाँ, और ये तय नहीं कर पा रही कि उसे अपने घर का क्या करना है। ये तो दोहरा खेल है। वो नेटी को मैटिल्डा के खिलाफ कर रहा है और मैटिल्डा को नेटी के बारे में गलत जानकारी दे रहा है। वो इस $20 मिलियन के राज को एक तिजोरी में बंद करना चाहता है, जिसकी चाबी सिर्फ उसके पास हो। इसे एक मुलाकात में साइमन का किरदार पूरी तरह से बदल गया है। अध्याय का अंत बहुत शक्तिशाली है।
साइमन नेटी को विदा करने के बाद अपनी खिड़की से सड़क के उस पार वैली थैकरमैन के ऑफिस को घूरता है और उसे मनी मन घटिया आदमी कहता है। ये कितना विडंबनापूर्ण है। बहुत ज्यादा। वो थकरमैन के अनैतिक काम की निंदा कर रहा है, जबकि वो खुद उससे भी बड़ा और ज्यादा सोची समझी साजिश रचने की तैयारी में है। थकरमैन ने शायद नेटी के भोलेपन का फायदा उठाया होगा, लेकिन साइमन तो अब सक्रिय रूप से उसे धोखा देने की योजना बना रहा है। तो महज 1 घंटे के अंदर साइमन लैच एक थके हुए, अपनी नौकरी से नफरत करने वाले वकील से एक सक्रिय, शातिर योजनाकार में बदल गया। उसकी सारी बोरियत, सारी थकान हवा हो गई है और उसकी जगह लालच और एक खतरनाक रोमांच ने ले लिया। सही कहा। ये अध्याय हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या साइमन सच में नीटी को एक शिकारी यानी थकरमैन से बचाने की कोशिश कर रहा है, या वो खुद दूसरा और शायद ज्यादा खतरनाक शिकारी बनने की तैयारी में है? उसकी असली मंशा क्या है? नीटी की मदद करना या उसकी दौलत पर कब्जा करना? बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब पेशेवर नैतिकता का सामना एक ऐसे लालच से होता है जो जिंदगी बदल सकता है, तो इंसान का असली चरित्र कैसे सामने आता है। एक आदमी जो कुछ मिनट पहले $250 के लिए नैतिक रूप से संदिग्ध काम कर रहा था, अब $20 मिलियन के दाव के साथ क्या करेगा? यही इस कहानी का मुख्य आकर्षण है। हाँ, ये सिर्फ एक कानूनी थ्रिलर नहीं है, ये इंसानी फितरत की एक गहरी पड़ताल है। और यह हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प काल देता है। शायद हर इंसान के अंदर एक साइमन लैड छिपा होता है, जो बस अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौके का इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो मौका सही हो या गलत।